आपके अपने चैनल PSCV में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के वनों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा 10वां लेक्चर है। इसी के साथ हम अपनी इस सीरीज में परीक्षा धाम की जो पुस्तक आती है MPGK की, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम मध्य प्रदेश के वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम उसका जो वर्गीकरण है वो उसके बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में देखा जाता है, जैसे जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, चैंपियन एवं सेट के आधार पर। ये हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा यह वर्गीकरण किया गया है मुख्य रूप से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो जलवायु के आधार पर उसमें कैसे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक से हम चर्चा करेंगे। आरक्षित, संरक्षित, वर्गीकृत वन, सागौन, साल, मिश्रित वन, सतपुड़ा, विंध्याचल, पन्ना, मुरैना वाले क्षेत्र में। उसके बाद में चैंपियन सीट के आधार पर जो 4 प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम जलवायु के आधार पर। तो आप जैसे कि मध्य प्रदेश का मैप देख रहे होंगे, तो इसमें जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती, एक होते हैं पर्णपाती वन, एक होते हैं शुष्क व कटीले वन। जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है वहाँ पर इनकी जो विशेषताएं वो बदलती जाती हैं। जैसे कि हमारे पूर्व में सर्वाधिक बारिश होती है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर आर्द्र का अर्थ होते हुए जिसमें नमी पाई जाती है वो वाले वन पाए जाएंगे। उसके बाद में ऐसे वन जहाँ पर थोड़ी वर्षा की मात्रा पूर्व की तुलना में कम होती है तो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाएंगे। उसके बाद में जब हम पश्चिम की ओर चले जाते हैं, पश्चिम उत्तर की ओर में, तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर के आसपास रह जाती है। तो यहाँ पर क्या कटीले या फिर शुष्क वन पाए जाएंगे। तो जिसमें यहाँ पर बोला जाता है रेवान थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो श्योपुर ज़िले में पाए जाते हैं। इस जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश को वनों का राज्य भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी 18वीं वन रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश में वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक या प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का ही देखने को मिलता है। इसके बाद आप एक एक से देखेंगे हम कि जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। क्योंकि उष्ण कटिबंधीय इसलिए है क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पाया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इसके कारण जो इसका जो पूरा क्षेत्र पाया जाता है वो कौन सा होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। चलिए हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके लिए आवश्यक वर्षा कितनी होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन हैं। जो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, जो मध्य में पाए जाते हैं। कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वृक्ष में वन सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ की प्रक्रिया होती है। मतलब ये जैसे ही मार्च का स्टार्ट बसंत आता है ना, तो इस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं ज़मीन में। प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं, सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो पाए कहाँ जाते हैं, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इससे साथ में वनों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी, जो योजना कौन सी थी, मध्य प्रदेश देवारण्य योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आयुष जो पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह योजना चलाई गई थी, जिसमें औषधीय पौधों की जो पूरी एक उत्पादन से लेकर पूरी वैल्यू चेन को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कि आप औषधि पौधे उगाओगे, जैसे आंवला हुआ, हर्रा हुआ, बहेड़ा हुआ, एलोवेरा हुआ, इन सबको आप उगाओगे और पूरी मार्केट में अंत तक जो उपभोक्ता उसकी ओर बेचोगे। तो पूरी वैल्यू चेन को बनाने के लिए यह योजना लेके आ गई, कौन सी, देवारण्य योजना। उसके बाद में आता है आर्द्र पर्णपाती वन। जो बालाघाट वाला रीजन है, पूर्वी मध्य प्रदेश जो है, उसमें जो आर्द्र अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके लिए बारिश कितनी है, 100 से 150 सेंटीमीटर। आधी प्रजातियाँ, इसमें जो आधी प्रजातियाँ वो क्या कहती हैं, बसंत के आसपास में अपने कुछ पत्ते गिरा देती हैं, बाकी कुछ प्रजातियाँ नहीं गिराती हैं। अब इसमें जो प्रजातियाँ आती हैं कौन सी आती हैं, साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम, हर्रा आदि जो प्रजातियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर जो भारत का वन रिपोर्ट है उसका भी चर्चा किया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है 18वीं, उसके बारे में भी चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ में इसका जो क्षेत्र कौन सा है, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल वाला क्षेत्र।
आप समझ में आ गए, प्रजातियाँ भी आ गई और क्षेत्र भी समझ में आ गए। अब आते हैं जो कटीले पश्चिमी या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, कटीले या शुष्क पर्णपाती वन, 50 से 75 सेंटीमीटर इनकी बारिश होती है। खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्ष पाए जाते हैं जो कांटे होते हैं जिनमें। उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, श्योपुर, मंदसौर आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। इनमें कांटेदार व छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। बेर का पेड़ देखा है, उसमें कांटे और छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रशासन है उसके द्वारा भी वनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये मुख्य आधार रहेंगे कि जैसे कुल प्रतिशत 100% है, उनमें किन के कितने कितने परसेंट पर पाए जाते हैं। देखिए, आरक्षित वन पाए जाते हैं 65.4% पर, संरक्षित वन पाए जाते हैं 32.8% पर। अवर्गीकरण जो ना ही संरक्षण में है ना ही आरक्षण में है, तो वो कितने हैं, 1.1%। इन पर प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इन पर सामान्य नियंत्रण रहता है, इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। और वन कटाव की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। जो हमारे जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं उनका जो कोर क्षेत्र होता है वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध देखा जाता है। इसमें सामान्य प्रतिबंध रहता है कि आप कुछ कुछ क्षेत्रों में आप सफाई के कार्य कर सकते हो, बाकी आप नहीं काट सकते। इनमें कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल हम इन दोनों क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। दंड का प्रावधान क्या होता है, इसमें अत्यंत कठोर होता है, इसमें सामान्यता होता है। अब ये पेपरों में पूछा जाता है कि सर्वाधिक वनव्रत आरक्षित क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, खंडवा पाया जाता है। जो देखो, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। जहाँ पर सर्वाधिक जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसका वो विपरीत हो जाएगा। सर्वाधिक किसमें है, खंडवा वनव्रत में। और इसका कितने में है, न्यूनतम जो संरक्षित वन कहाँ पाए जाएंगे, न्यूनतम कहाँ पाएंगे, छतरपुर में पाए जाएंगे अगर आरक्षित वन देखे जाएंगे। और सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाएंगे, छतरपुर। और जो संरक्षित वन है वो छतरपुर वनव्रत में पाए जाएंगे, जबकि न्यूनतम कहाँ पाए जाएंगे संरक्षित वन, खंडवा वनव्रत में। एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं, तो खंडवा और छतरपुर वनव्रत को आप याद रखना है कि आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है, खंडवा में। न्यूनतम कहाँ है, छतरपुर में। संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है, छतरपुर में। न्यूनतम कहाँ है, खंडवा में। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही जो जिलों के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए जा रहे हैं, 100% कहाँ पाए जा रहे हैं, उज्जैन में पाए जा रहे हैं। जो पूरा वनव्रत और जिले में संख्या अलग होती है, एक वनव्रत के अंतर्गत बहुत कई जिलों का क्षेत्र भी आ जाता है। जिलों के अनुसार सर्वाधिक जो संरक्षित वन है, ये आरक्षित हो गए। संरक्षित वन का राजगढ़, दोनों पास पास में है, तो उनको आप देखना है। इसके साथ ही जिलों में सबसे न्यूनतम वो कहाँ पर, देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। जहाँ पर सर्वाधिक जिले में आरक्षित वन उज्जैन में है, तो न्यूनतम कहाँ है, राजगढ़ में। वहीं संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ है, राजगढ़ में है। वहीं न्यूनतम कहाँ हो जाएंगे, उज्जैन में हो जाएंगे। 0% क्योंकि 100% अगर इनमें है तो स्वाभाविक सी बात है कि और कोई वन होगा ही नहीं, तो 0% वो हो जाएगा। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी में जिलों में सर्वाधिक अनुपात किनका है, आरक्षित वनों का है, जो सतपुड़ा विंध्याचल पेटी है। और मध्य भारत व बुंदेलखंड के पठार में सर्वाधिक किनकी वो है, संरक्षित वनों की पेटियाँ देखें। और न्यूनतम क्या पाए जाते हैं, आरक्षित वन पाए जाते हैं। इसके साथ में प्रजातियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी प्रजातियां, सागौन है, साल है और मिश्रित वन है। इसी के साथ ही काम की बात में क्या लिखा हुआ है, जहां आरक्षित वनों का हिस्सा कम होगा वहां संरक्षित वनों का हिस्सा अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, संरक्षित वन ज़्यादा हो जाएंगे, संरक्षित वन ज़्यादा हो जाएंगे। वही बात है, रिवर्सिबल चीज़ें हैं एक दूसरे के। सागौन तो पूछा जाता है, पीएससी में पूछा भी गया है, फॉरेस्ट में शायद कितने प्रतिशत वन सागौन है, तो 19% वन कहाँ है हमारे सागौन के। साल के कितने हैं, लगभग 4% है। और मिश्रित वन कितने पाए जाते हैं, 58% के आसपास में। और खुला क्षेत्र कितना है, 18% के आसपास में। अब हम एक एक से इनके देखो, वो मुख्य रूप से ये तो फॉरेस्ट में तो पूछा ही जाना है कि इसका जो सागौन है उसका वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। और भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के भूभाग के 19.5% भाग पर पाए जाते हैं। देखने को कहाँ मिलते हैं, बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम, बैतूल व छिंदवाड़ा जिलों में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसके साथ में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पहले अकेला संरक्षण था, अब इसमें क्या जोड़ दिया गया, संरक्षण के साथ में संवर्धन भी जोड़ दिया गया है। अगर कोई पूछे 2023 में क्या जोड़ दिया गया, संरक्षण के साथ में संवर्धन भी जोड़ा गया। अब आ गया है हमारा साल कि एक साल का वनस्पतिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। ये जो फॉरेस्ट मेंस है उसमें तो पूछा ही जाता है पेपर में। कुल क्षेत्रफल पर कितना पाया था मध्य प्रदेश में, 4.15% पर पाया जाता है। कहीं कहीं इनके आंकड़े क्या देखने को मिलते थे, 16.5 भी देखने को मिलते थे, लेकिन अभी ये सही है।
पाया कहाँ जाता है, वो पूर्वी जो आर्द्र पर्णपाती बनते हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है। मंडला, बालाघाट, उमरिया क्षेत्रों में पाया जाता है। अब मिश्रित वन जो ऊपर वाला मध्य भारत का क्षेत्र है उनमें देखने को मिल रहे थे। तेंदू, महुआ, पलास, बबूल, खेर आदि वनोपज देखी जाती है बालाघाट, नर्मदापुरम, मंडला, छिंदवाड़ा, क्योंकि मिश्रित वन कई जगह पाए जाएंगे। अब आएगा प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर क्या है, हमारे सतपुड़ा बघेलखंड वाला क्षेत्र है, विंध्याचल वाला क्षेत्र है, पन्या विंध्याचल वाला क्षेत्र, मोनेरा शिवपुरी का पठार वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सतपुड़ा मेकाल बघेलखंड वाले पठार की। तो इसमें क्या है, वनों का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। इसमें नर्मदा सोन की घाटी दक्षिण व पूर्वी सिंधी जिले तक फैली हुई है। यहाँ पर सागौन, हर्रा, महुआ, बांस आदि पाए जाते हैं। अब आते हैं विंध्याचल श्रेणी। इन नर्मदा सोन घाटी का उत्तर व मालवा का दक्षिणी भाग है। इस वनपेटी में रायसेन, सिलवानी, भांडेर में काफ़ी अधिक चौड़ी है। जो वनपेटी है बहुत चौड़ी है। और ये पूर्व का छोर कहाँ तक जाता है, कैमूर तक जाता है। पूर्व का छोर कहाँ जाता है, कैमूर तक जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है, तेंदुपत्ता व शीशम। तेंदुपत्ता का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सागर में होता है, वही विंध्याचल रेंज के अंतर्गत आता है। अब पन्ना विंध्याचल, तो ये सागर, दमोह, बिजावर और पन्ना तक ये जाता है। यहाँ तेंदुपत्ता, शीशम, पीपल वृक्ष देखे जाते हैं। अब मुरैना व शिवपुरी का पठार। इस पेटी का विस्तार मुरैना, शिवपुरी या चंबल क्षेत्र तक देखा जाता है। कहाँ देखा जा रहा है, मुरैना, शिवपुरी व चंबल क्षेत्रों तक इसका विस्तार देखा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, मानवीय व्यवधान के कारण वन क्या हो गए, खराब हो गए। यहाँ पर कटीले वन, थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कहाँ, बबूल, पलास, खेर, बेर खेर आदि देखे जाते हैं। इसके साथ में अब आगे देखेंगे हम जे हैरी जॉर्ज चैंपियन तथा एस के सेट के द्वारा भी वनों का वर्गीकरण किया गया। उनके बारे में उन्होंने क्या क्या वर्गीकरण किया है कि उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्ण पतझड़ वन, कटीले वन व उपाद्र पहाड़ी वन। जो पहाड़ों पर होती है तो वहाँ पर उपाद्र पाई जाती है जलवायु, तो उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय वन है उसके बारे में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र मतलब यहाँ पर नमी होगी वनों में, या वहाँ की जो जलवायु होगी उसमें थोड़ी सी नमी होगी। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया, बैतूल और शहडोल की जो रेखा है, बैतूल से लेकर शहडोल तक जो रेखा है, ये बैतूल से लेकर जो शहडोल तक जो रेखा है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर इस वनवृत्त के अंतर्गत भी ये देखे जाते हैं। उपवर्गों में विभाजन क्या है इसके कि अल्प आर्द्र सागौन वन, आर्द्र मिश्रित वन और आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन। देखो ज़्यादा इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिंपली क्वेश्चन पहले से पूछे जाते हैं, बस उसके बाद में पूछ लिया जाएगा कि चैंपियन एंड सेट ने हमारे यहाँ पर वर्गीकरण किया है कि नहीं किया है। तो किया है, कितने प्रकार से किया है, 4 प्रकार से किया है। इतना ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं तो वो पहला वाला भी याद नहीं रहेगा अपने को। तो उसके बाद में ये देखो बैतूल क्षेत्र हैं पूरे, देखो कि 3 विभाजन है तथा जिले वही रहेंगे क्योंकि पूरा बेल्ट ही वो है तो जिले भी वही रहेंगे। विशेष क्या है इसमें कि यह वृक्ष केवल थोड़े समय तक पत्तियां गिराते हैं, बाकी इन पर पत्तियां रहती हैं। साथ में ये अतिपादक सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन होते हैं। यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब दूसरे वन है हमारे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा कम देखी जाती है। बैतूल, शहडोल वन पेटी के उत्तर में स्थित हैं। बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, रीवा आदि वनवृत्तों में पाए जाते हैं। इनमें जो शुष्क पतझड़ वन को जैव मृत्तिका वन भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले आपको जैव मृत्तिका वन किनको कहा जाता है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन यही वाले पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, यही वाले पाए जाते हैं। वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे ना, वो भी सर्वाधिक मात्रा में थी। यहाँ पर ये हैं पतझड़ वन। और उसके बाद में आता है तीसरे नंबर के, इसमें मुख्य रूप से कौन सा आता है, सागौन आता है। अब आता है कटीले वन। यह उत्तरी व पश्चिमी भागों में बहुत संख्या में देखे जाते हैं। यह शुष्क पतझड़ स्थान पर क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं और चंबल की घाटी में ये वन अवस्थित हैं। उसके बाद उपाद्र वन, ऐसे वन जो हमारी पहाड़ी चोटियों पर देखे जाते हैं। यह वन बहुत सीमित हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ऊंची पहाड़ी चोटी हैं जैसे पचमढ़ी आदि में देखे जाते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ पे वन विभाग के आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो कौन कौन सा, पहले तो हमने जलवायु के आधार पर देखा, फिर प्रशासन के आधार पर देखा हमने, फिर वनों की जो प्रकृति है उसके आधार पर देखा, फिर उसके बाद चैंपियन सेट के आधार पर देखा। अब देख रहे हैं हम वन विभाग द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कौन सा है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन व खुले वन। कौन कौन से हैं ऐसे अति सघन वन, ये पेपर में पूछा जाता है। फॉरेस्ट में ये पूछा ही जाता है कि अति सघन वन के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए। जो कैनोपी है, कैनोपी क्या होती है, ये वृक्ष हैं और इनकी एक कैनोपी होती है, ये छाया है ना, इसको कैनोपी बोला जाता है। तो एक दूसरे से ऐसे वृक्ष लगे रहते हैं तो इनकी जो कैनोपी है वो 70% से अधिक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अति सघन वन बोलेंगे। और यह मध्य प्रदेश के जो कुल वन क्षेत्र का कितना पाया जाता है, 2.28% कौन से वन पाए जाते हैं, अति सघन वन पाए जाते हैं।
उसके बाद में हम देखेंगे कि मध्यम सघन वन जो 40 से लेकर 70% के मध्य पाए जाते हैं, उनकी कैनोपी, उस वो वाले वनों को क्या बोलते हैं, मध्यम सघन वन बोलते हैं। यह 10% 10.87% वन मध्य वन पाए जाते हैं। पूछा था सर्वाधिक खुले वन मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं जिनकी कैनोपी क्या होती है, 10% से अधिक होती है और 40% से कम होती है, उनको बोलते हैं खुले वन बोलते हैं। यह मध्य प्रदेश में 11.85% पाए जाते हैं। और उसके बाद में जिनकी कैनोपी 10% से कम होगी उनको क्या बोला जाता है, झाड़ियाँ, स्कर्व बोला जाता है, उनको झाड़ियाँ कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं वही जो ऊपर जो लिखा हुआ था, जो वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट थी 2023, उसके अनुसार हमने बताया कि सर्वाधिक जो वन पाए जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर खुले वन पाए जा रहे हैं और उनकी कुल संख्या कितनी है, हमारे मध्य प्रदेश के टोटल जो क्षेत्रफल की 25% मध्य प्रदेश के कुल टोटल क्षेत्रफल का हमारे यहाँ पे ये वन देखने को मिलते हैं, जो वन रिपोर्ट कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वन है, वनों से संबंधित जो प्रमुख उत्पाद हैं, वनों से संबंधित संस्थान हैं, वनों से संबंधित जो योजनाएं चलाई गई हैं हमारे द्वारा, वनों से संबंधित कुछ इकाइयाँ हैं और जो हमारी मध्य प्रदेश की 2023-24 की जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, जो वनों के जो उत्पाद होते हैं ना, वो 2 प्रकार के उत्पाद होते हैं। एक होते हैं मुख्य उत्पाद, एक होते हैं गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद का अर्थ होता है जिसका सीधे प्रयोग देखने को मिलता है हमें, जैसे सागौन लिया, सागौन से हमने सीधे से फर्नीचर बना लिया। उसके बाद में कुछ क्या होते हैं, जैसे कि तेंदुपत्ता हुआ, तेंदुपत्ता को सुखाया जाएगा, फिर उसमें बीड़ी भरेंगे, वो तम्बाकू भरी जाएगी, फिर बीड़ी बनाई जाएगी। लाख है, लाख को सुखाया जाएगा कीट से लिए, तो इसको कई रूपों में परतों से संवर्धन मूल्यवर्धन क्रियाओं के द्वारा इसमें प्रयोग, हर्रा महुरा वगैरह को मूल्यवर्धन की क्रियाओं के द्वारा उपयोग में लेता है। तो क्या मुख्य उत्पादक, गौण उत्पादक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब है सागौन, ठीक, नाम क्या, टेक्टोना ग्रैंडिस, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 19.5% देखा जाता है। और बोरी की घाटी नर्मदापुरम हरदा जिले में देखी जाती है, वहाँ पर इनकी सर्वाधिक सघनता देखी जाती है, उसकी चौड़ाई भी अधिक देखी जाती है इनकी। यहाँ पे इनका जो पूरा डायमीटर होता है वहाँ पर अधिक मात्रा में देखा जाता है। उसे साल के बंद, ठीक है, तो सूर्या रोबोस्टा इसका नाम है। उसके मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं, पूर्व में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। जो मध्य प्रदेश का हमारा मैप है तो उसमें जो क्षेत्र है यहाँ पर ये साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब आया था बाँस, मध्य भारत बाँस जिले, इंदौर जिले में जो नौलखा वाला क्षेत्र है वहाँ पर बाँस का एक शोरूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाँस कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं। इनकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं, क्या बालकोवा सतना उमरिया में पाई जाती हैं, बालकोवा प्रजाति, और भी कई प्रजातियाँ, बम्बोशा, बालकोवा, इनकी जो प्रजातियां हैं वो कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। बाँस ट्रीटमेंट प्लांट, अगर देखो शोरूम तो हमारे नौलखा इंदौर में हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है, सतना में अवस्थित है, जो सोनेरा गांव में है। इनके लिए मिशन लेके आए गए थे, हम कब लाए गए थे, 2013 में लेके आए गए थे। इसके लिए एक शिल्प बोर्ड का गठन किया गया, वो कब किया गया, उसी समय 2013 में ही। देखो, अब मिशन लेके आ गए 3 जुलाई को, और वो मिशन स्टार्ट कर दिया हमने, और बोर्ड की स्थापना कर दी हमने 15 जुलाई को। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन बाँस पाए जाते हैं, सॉरी, वन भी पाए जाते हैं और बाँस भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाँस भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके साथ में कुछ फैक्ट हैं कि मध्य प्रदेश के बाओबाबा खुरासानी इमली के पेड़ को संरक्षित, वो क्या घोषित किया गया है, संरक्षित घोषित किया गया है। जो मांडू के आसपास में ये इमली देखी जाती है, कई लोग गए होंगे तो बड़ी सी इमली बेचती मिलती है वहाँ पे, तो उसको नाम क्या है, बाओबाबा खुरासनी इमली, इसको संरक्षित पेड़ घोषित किया गया है। देखो, ये मांडू ही लिखा है, सॉरी मैंने देखा नहीं था बट मुझे याद था ये क्षेत्र, तो मांडू वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। अब है तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मध्य प्रदेश का तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तेंदुपत्ता का जो वनस्पति का नाम है पेपर में सीधा पूछा जाता है, डायोस्पाइरोस और मेलानोकिस्नोन, देख लेना अपने हिसाब से, डीएम के नाम से याद कर लो इसको, डायोस्पायोरस मेलानॉक्सिलॉन, इसका जो नाम है, डीएम के नाम से याद रख लेना, पूछ लिया जाता है पेपर में, तेंदुपत्ता का नाम पूछा भी पेपरों में। उसके बाद में तेंदुपत्ते, तो ये पेपर में पूछा गया था कि एक जो मानक जो बोरा होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं, तो 50,000 पत्ते होते हैं। ये फॉरेस्ट में पेपर में पूछा गया था। 50 पत्तों के 1,000 बंडल होते हैं, टोटल कुल कितने पत्ते होते हैं, 50,000 पत्ते होते हैं। और 25 लाख मानक बोरे
का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है, जो कुल देश के उत्पादन का 25% है। तो IMP पॉइंट हैं, इनको आपको कर लेना चाहिए। पत्ते कितने होते हैं एक बोरे में? लगभग 50,000 पत्ते होते हैं। अब लाख, लसीफर लक्का जो कीट होता है उससे लाख निकाली जाती है, जो बेर पलाश कुसुम के वृक्षों पर पाया जाता है। उमरिया में इसका एक सरकारी कारखाना है। लाख से मुख्य रूप से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कुछ है कि लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जबलपुर में। साथ में राज्य वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी कहाँ की गई? जबलपुर में। साथ में जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय का जो क्षेत्रीय वो है वन उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, उसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय वो भी जबलपुर में स्थापित किया गया। अब खेर का वृक्ष, खेर की लकड़ी से क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है। सीपरी मुरैना बामौर में कत्था बनाने के कई कारखाने हैं। अब है अगला हर्रा। हर्रा छिंदवाड़ा मंडला जिले में जो मंडला का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। हर्रा बहेड़ा और आंवला के साथ मिलकर त्रिफला चूर्ण बनाता है, जो बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। हर्रे का उपयोग चमड़ा शोधन की क्रिया में भी किया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम है टर्मेनिया चौला। क्या नाम है? टर्मेनिया चौला इसका वैज्ञानिक नाम। इनके नाम याद करना है, फॉरेस्ट वालों तो पढ़ेंगे ही, हमें भी करना है, क्योंकि सीधे MPPSC में क्या फॉरेस्ट का पेपर भी साथ में लिया जाता है तो प्रीयूष के लिए, तो ये हमारे यहाँ पूछा जा सकता है। अब है महुआ। महुआ इसका सबसे पहले देखेंगे इसका वनस्पतिक नाम। वनस्पतिक नाम क्या है? मधुका लोगिफोलिया। क्या नाम है? मधुका लोगिफोलिया। और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा नर्मदा आदि जिलों में पाया जाता है। इससे क्या बनाई जाती है? कच्ची शराब। हमारे मध्य प्रदेश में हेरिटेज शराब का दर्जा मिल गया महुआ से बनाई जाने वाली शराब को। उसके साथ में बनी शराब हेरिटेज शराब का दर्जा मिल गया है। और इसे कब बनाया गया था? 19 अप्रैल 2023 में राजपत्र में इसे हेरिटेज मदिरा का नियम जारी किए गए। उसके बाद गोंद। गोंद गोंद जो कई चीज़ों से प्राप्त किया जाता है। बबूल से, अचार, कुसुम, धावड़ा, सैनियल आदि से प्राप्त की जाती है। क्षेत्र है इसका छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी क्षेत्र। जो 2 प्रकार की गोंद होती है, एक जो खाने योग्य होती है और दूसरी बेकरी वगैरह में यूज़ की जाती है। जैसे अरेबिक, ये खाने योग्य मिठाई में प्रयोग की जाती है सीधे। एक तो कुल्लू गोंद वो कौन से बेकरी उद्योग में केक व पेस्ट्री बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। साथ है भिलाला या भिलमा, ये स्याही इंक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और छिंदवाड़ा में इसका कारखाना है। इसके बाद में कुछ देख लेते हैं। जो अंकुर योजना चलाई गई थी, तो मध्य प्रदेश में क्यों चलाई गई थी? जो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। आगे देखते हैं हम रेशम के बारे में। रेशम मध्य प्रदेश में ये पूछा जाता है कौन सी रेशम नहीं पाई जाती? तो कौन कौन सी पाई जाती है? मालबेरी मंडला में पाई है, टसर बैतूल में पाई जा रही है, और इरी कहाँ पाई जा रही है? सिवनी में। एक होती है मूंगा, तो वो नहीं पाई जाती बस हमारे यहाँ पे। और सिल्क टैग जो पार्क है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? पचमढ़ी में किया गया है। टसर, इरी, मालबेरी, कोरल सभी प्रकार की शोधों के प्रचार के लिए किससे किया जाता है? किससे? जो सिल्क टैग पार्क है उसमें इन सबका प्रचार किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेशों में इसको ये समझ लीजिए, IMP लगा लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। तेंदुपत्ते का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया 1964 में। उसके बाद गोंद व हर्रे का किया गया 1969 में। बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया 1973 में। साथ में सलाई का भी कर दिया गया था बांस के साथ में। ये बांस पेपर में पूछा है, MPPSC प्री में पूछा गया है। साल के बीजों का 1975 में किया गया। तेंदुपत्ता 64 में, गोंद हर्रे का 69 में, बांस व सलाई का 73 में, और साल के जो बीज है उनका 1975 में किया गया। अब हम कुछ वनस्पतिक संस्थानों के नाम देखेंगे। राज्य वन संस्थान कहाँ? जबलपुर में है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। वन विकास निगम की स्थापना मुख्य रूप से जो विकास निगम है, वित्त विकास निगम को छोड़कर बाकी सब विकास निगम कहाँ? भोपाल में अवस्थित है मुख्य रूप से। तो जो वन विकास निगम कहाँ है? तो 24 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। पहला वन महाविद्यालय बालाघाट में खोला गया। उसी के 1 वर्ष बाद दूसरा खोला गया बैतूल में, बीबी दूसरे उसी के पास में बैतूल है तो बैतूल में खोला गया। मुझे भारतीय वन संस्थान प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में 1982 में। 2022 प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद लघु वन जो सहकारी संघ है 1984 में इसकी स्थापना की गई। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान 1988 में ये क्षेत्रीय मुख्यालय है, तो कहाँ खोला गया है? इसको जबलपुर में खोला गया। साथ में मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड 2005 में इसकी स्थापना हुई 22 जुलाई को। कहाँ है? ये पूरी 22 जुलाई याद रखना है हमको, ये डेटें याद करना, ये पेपर में सीधी पूछी जा रही हैं। पहला कार्बन फ्लस्क टावर कहाँ है? तावड़ी बैतूल में 2012 में प्रारंभ किया गया। दूसरा कार्बन फ्लस्क टावर कान्हा जो मंडला का क्षेत्र 2017 में वहाँ प्रारंभ किया। वन भवन कहाँ खोला गया? 2023 में भोपाल में खोला गया। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में खोली गई। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है हमारा? ताला उमरिया में है। और संजीवनी संस्थान कहाँ है?
भोपाल में हमारा अवस्थित है। इसी के साथ में कुछ हम मुख्य चीज़ें देखें कि जो हमारा IIFM है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जो एजेंसी है उसके सहयोग से, जिसका नाम क्या है, सीडा, उसके सहयोग से वित्तीय सहायता से की गई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण जो वन व्रत हैं कि हमारे, जैसे कि हम खंडवा वन व्रत देख रहे थे, छतरपुर वन व्रत देख रहे थे, तो उसके लिए टोटल हमारे यहाँ वन व्रतों की संख्या कितनी है, 16 है। सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है, हमारा खंडवा है, क्योंकि यहाँ आरक्षित वन पाए जा रहे थे, और आरक्षित वन कितने थे, लगभग 66% के आसपास थे। और सबसे छोटा वन व्रत कौन सा, नर्मदापुरम वन व्रत है। सर्वाधिक राजस्व किस वन व्रत से प्राप्त होता, तो नर्मदापुरम से, क्योंकि यहाँ से हमें सागौन मिलता है, साल मिल रहे हैं क्षेत्र से। तो सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसी से। और न्यूनतम राजस्व कहाँ से प्राप्त हो रहा है, छतरपुर वन व्रत से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेंदुपत्ता वगैरह छोटी मोटी चीज़ें, खैर वेर प्राप्त हो रही है हमें। तो एक बार और देख लेते हैं वन व्रत टोटल कितने हो गए, 16। वन मंडल कितने हो गए, 63। वन उपमंडल 135। वन परिक्षेत्र कितने हो गए, 473। उपवन परिक्षेत्र कितने हो गए, 1871। और उसके बाद वन परिसर कितने हैं, 82, 86। कुछ लल्लन टॉप तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, 1860 में प्रारंभ हुई। 1861-62 में पचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग, जो बाइसन लॉज है, आज हम जाते हैं तो हमें बाइसन लॉज देखने को मिलती है, जो वन विभाग भवन है उसको बाइसन लॉज की स्थापना की गई थी कब, 1861-62 में। उसके बाद में कर्नल GF पियर्सन ने मध्य प्रदेश वन विभाग के संस्थापक कहा जाता है। जो मध्य प्रदेश का वन विभाग है उसका संस्थापक किसे कहा जाता है, कर्नल JF पियर्सन को। उसके साथ में 1863 में डॉक्टर डिट्रिस ब्रिंडिस जो ब्रंडिस थे, वो भारत के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया था। उनके द्वारा फॉरेस्ट्री लेके आई गई थी हमारे यहाँ पर। नर्मदापुरम जिले में बोरी के जंगल से पहले भभूत सिंह कोरकू का था, किसका था, भभूत सिंह कोरकू का था। तो अभी जो इसका जो अभ्यारण्य हुआ करता था उसका नाम क्या कर दिया गया, भभूत सिंह कोरकू के नाम पर बदल दिया गया। और अंग्रेजी सरकार ने इसको कब्जा कर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य पुस्तक के लेखक कौन है, घनश्याम सक्सेना है। ओरछा के जो जंगल हैं, जो ओरछा से जो जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था, लालाराम वाजपेयी द्वारा किया गया था। विंध्य क्षेत्र, शहडोल और घुनघुटी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जो विंध्य क्षेत्र में किया था, जो शंभूलाल शुक्ल जी उस समय पर विंध्य क्षेत्र जो था उसके बाद में ये CM भी बने थे, और जिसमें बेगा जनजाति के लोगों ने साथ दिया था। किसने साथ दिया था, अगर पूछ लिया विंध्य क्षेत्र में तो किसने साथ दिया था, बेगा जनजाति के लोगों ने साथ दिया था। जो 11 सितंबर है हमारा, 11 सितंबर का है, इसको IMP में लिख लेना। जो 11 सितंबर का जो क्षेत्र है, जो दिवस है, उसको किसमें घोषित किया गया है, राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चंदन का जंगल कहाँ पर है, सीहोर का इच्छावर में। कहाँ पर है, चंदन का जंगल इंदौर के सीहोर के इच्छावर में। पहली वन नीति कब लाई गई थी, 1952 में, और मध्य प्रदेश की। और अभी नई वन नीति मध्य प्रदेश में कब लाई गई, 2005 में। इसके साथ ही कुछ हम मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो वन रिपोर्ट है 2023 की, 18वीं वन रिपोर्ट है, उसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो 1987 में प्रारंभ की गई थी, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है देहरादून, उसके द्वारा भारतीय वन, पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसको जारी किया जाता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। रिसोर्स सेट उपग्रह जिनको प्रयोग किया गया था, रिसोर्स सेट 2 और लिस्ट 3 का प्रयोग इस बार के सर्वेक्षण के लिए किया गया था, और यह दिसंबर 2024 में जारी की गई। इसके बाद में जो बताया गया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो खुले वन पाए जाते हैं। इसके बाद में मध्यम वन पाए जाते हैं, और उसके बाद में फिर अति सघन वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के 25% भाग पर यह वन देखे जाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में लगभग 350 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। ये जो आंकड़ा पहले 25.11 हुआ करता था, वो घट के कितना रह गया, 25% रह गया है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जो ज़िले हैं सर्वाधिक, तो वो कौन से हैं, BCB कौन से हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल व मंडला। इसके बाद आता है श्योपुर। 5वें नंबर पर कौन सा आता है, श्योपुर का नाम आता है। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल व मंडला, मैंने तो ऐसे याद कर लिया, B शू या B2B बोलते हैं हम, बिजनेस
जो करते हैं हम B2B वाला, तो ऐसे ही तो B2 को सी का साउंड आता है इसमें तरीके से, तो क्या होएगा छिंदवाड़ा, फिर बाद में आ जाएगा बैतूल। उसके बाद हम न्यूनतम वन कहाँ पाए जा रहे हैं, शाजापुर, सुआ, इसके वजह से याद कर लो शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, ऐसे याद हो जाएगा शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा आसपास वाले क्षेत्र हैं वो। अब उसके बाद में प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक कहाँ है, उमरिया में, फिर है बालाघाट में, फिर है श्योपुर में। तो क्या है UBS होता है हमारा, USB होता है, तो UBS लिख लो उसको। तो उसमें उसके बाद में मंडला इसके स्थान पर आता है। और न्यूनतम कहाँ है, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, ये वही जो क्षेत्र हैं इसको याद कर लो USA। तो यहाँ का कम वन प्रतिशत के रूप में देखे जा रहे हैं। ये हमारी रिपोर्ट है। इसके साथ में जो अग्नि की घटना है सर्वाधिक कहाँ देखी जा रही हैं, राजस्थान में देखी जा रही हैं। अब वनों से संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। एक पहले क्या चलाई गई थी, पंचवन योजना। पंचवन योजना 1976-77 में चलाई गई थी, 1976-77 में प्रारंभ की गई थी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या था कि जो हमारी जो उस समय पॉलिसी आई थी उसके तहत 1952 की पॉलिसी, उसके तहत जो 33% वन क्षेत्र है उसका विस्तार करना था हमारे यहाँ पर। उसके साथ में सामाजिक वानिकी आई। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत क्या है, इसको शहरों, ग्रामीण स्तर पर इसी जगह विभिन्न रूपों में इसको विस्तारित किया गया था। इसमें हम क्या करते थे, फल फूल वाले पेड़ पौधे लगाते थे जिससे गांव की आय में भी वृद्धि हो, तो इसके लिए सामाजिक वानिकी लेके आए थे 1976 में। इसमें निजी वृक्षारोपण को भी प्रोत्साहित किया गया। फिर उसके बाद में हम लेके आए चरण पादुका योजना 2018 में। इसमें था जो तेंदुपत्ता संग्राहक लोग हैं उनको निःशुल्क रूप में जूते चप्पल दिए जाते, क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब तबके के लोग होते, वो जूते चप्पल भी खरीदने में सक्षम नहीं होते थे, इसलिए उनके लिए चरण पादुका योजना लेके आए। उसके बाद में फिर 1995 में हमारे द्वारा लोक वानिकी लेके आई। 1995 उसमें क्या था, निजी स्वामित्व वाली जो पड़ती ज़मीनें हैं उन पर वन प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया। उसके साथ में हम दीनदयाल वनांचल सेवा योजना लेके आए 2016 में। इसमें क्या था, जो सुदूर वनांचल हैं वनाधिकारियों के सहयोग से जो वनवासी हैं वहाँ के, उनका कल्याण करना था। दीनदयाल वनांचल सेवा, क्योंकि उनसे सेवा से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में ग्रीन इंडिया मिशन 2016, 22 जुलाई 2016 में वनों के संवर्धन को बढ़ाने के लिए साथ में राज्य मध्य प्रदेश राज्य वन विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसको IMP कर लेना, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अधिकरण, जिसमें जो जो बिगड़े वनों को सुधार करना और रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, हमने इस लगभग आधे घंटे की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के सभी जो वनों से जुड़े हुए मुख्य फैक्ट थे वो कर लिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।